Let V denote the vector space over a field F with a basis B. Let x1 x2 till xn belongs to F, यानी कि field means ये सभी scalars हैं. Let C equal to x1 e1 से लेकर ये सारे एलिमेंट्स. ठीक है, इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, फिर ये वाला दूसरा एलिमेंट है. ठीक है, इससे चलते चलते ये लास्ट एलिमेंट ये है हमारे पास. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कैसे है. तो हमें ये चारों ऑप्शंस में से वेरीफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हम पहला ऑप्शन देखें उसमें इन्होंने बोला है C इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इम्प्लाइज दैट xi इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यानी कि हम पहले ले ही लेते हैं कि C आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, ये आपके पास एक कंडीशन है. तो अब सपोज आपने इसके अगेंस्ट एक वैल्यू ले ली, यानी कि यहाँ पे लिखा है xi नॉट इक्वल टू 0, तो आपने कोई एक xi इक्वल टू 0 लिख दिया. और सपोज आपने i इक्वल टू 1 के लिए x1 इक्वल टू 0 पुट कर दिया है. तो आपके पास यहाँ पे जो C का एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा. अब देखो, ये x1 को 0 पुट करने से क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट तो 0 हो गया, यानी कि C इक्वल टू ये 0 हो गया, बाकी ये 0 प्लस x2 e2 एंड सो ऑन चलता रहेगा. और फिर लास्ट वाला एलिमेंट. तो यहाँ पे ये 0 आते ही, यानी कि अगर सेट में कोई भी एक 0 वेक्टर आ जाता है ना, तो इसका मतलब वो सेट फिर लीनियरली डिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता 0 वेक्टर आने से. ठीक है, ये इसके डेफिनेशन में ही होता है. तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक xi इक्वल टू 0 रख दिया, तो यानी कि आपके पास कोई भी एक 0 वेक्टर आ सकता है, तो आपके पास वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, जबकि हमने कंडीशन के बेस पे लिया है लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो इसका मतलब xi इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, यानी कि ये बात सही है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इट इम्प्लाइज दैट xi इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आपके पास ये पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं. xi is not equal to 0 for every I equal to 1 से लेकर n implies that C is linearly independent set. यानी कि अब यहाँ पे रिवर्स केस है कि यानी कि अगर xi is not equal to 0 है, तो क्या हम बता सकते हैं कि ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो देखो, अब हमारे पास जो कंडीशन है वो है ये, यानी कि कोई भी xi 0 होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो यानी कि जो C सेट है वो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा. अब देखो, जो x1 e1 एलिमेंट है C के अंदर वो बेसिकली क्या है, ये e1 क्या है आपके पास 1, 0 एंड सो ऑन, यानी कि ये आ जाएगा x1 1 0 0 वाला ये एलिमेंट. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है, ये पहला एलिमेंट. सिमिलरली दूसरा एलिमेंट x1 x2 एंड सो ऑन, यहाँ पे जीरोज आ सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा. फिर आप लास्ट वाले एलिमेंट लिख लेंगे x1 x2 टिल xn. ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी x 0 नहीं है, तो यानी कि ये वाला x भी 0 नहीं है. ठीक है, इसका मतलब नन ऑफ द वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि अगर 0 नहीं है इसका मतलब कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है. तो यानी कि ये सारे क्या हैं, ये सारे सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट ही हैं. ठीक है, तो इसका मतलब C आपके पास आ गया पूरा का पूरा लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे भी 0 होता तो वो डिपेंडेंट होता. अब आपको समझ में आ रहा होगा केस हम क्या डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे xi नॉट इक्वल टू 0 ना हो, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब C लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है. ठीक है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन. द लीनियर स्पैन ऑफ C इज V implies that xi is not equal to 0 for every I belongs to natural number. यानी कि अब हमारे पास लीनियर स्पैन ऑफ C is V गिवन है. ठीक है, यानी कि जो कंडीशन गिवन है वो है ये इज इक्वल्स टू V. ठीक है, स्पैन है. ठीक है, मीन्स ये आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जनरेट हो रहा है. ठीक है, अब एग्जिस्टेंस थ्योरम से हमें क्या पता लगता है, यही कि डायमेंशन C इस कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V आनी चाहिए. ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे डायमेंशन निकालते हैं C की कि आखिर डायमेंशन C की है क्या. ठीक है, अब देखो C का सेट आपको पता है क्या है, जब आप उसको डायमेंशन में लिखोगे तो C आपके पास क्या आ जाएगा,
मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इस वाले मैट्रिक्स के अंदर डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए अब देखो, ये जो लास्ट रो है उसके अंदर कितने स्केलर्स हैं, क्योंकि ये सब तो फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, तो कितने स्केलर्स हैं यहाँ पे, n स्केलर्स हैं। अगर आप इसके ऊपर वाली रो देखोगे तो वो तो जस्ट रिपीटेड होगी, बेसिकली 1 कम होगा लेकिन फिर भी रिपीटेड होगी, यानी कि x1 x2 टिल xn-1 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये n-1 होना चाहिए, लेकिन ये रिपीटेड है, यानी कि ये ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका है, ये सारे ही काउंट हो चुके हैं यहाँ पे, ये भी काउंट हो चुका है यहाँ पे। सो इस वजह से यहाँ पे इसकी डायमेंशन अब हम रिपीटेड नहीं लेंगे, तो यानी कि ये जितनी भी रोज हैं यहाँ पे वो कोई भी काउंट नहीं होगी सिवाय इस रो के, तो यानी कि यहाँ पे डायमेंशन होगी सिर्फ n, तो यानी कि डायमेंशन ऑफ सी बेसिकली n ही है। ये क्लियर हुआ आप सबको? ओके, अब देखो डायमेंशन सी इक्वल टू n है। नोटिस करो जो डायमेंशन v है वो भी n है, क्योंकि आपको उसका बेसिस गिवन है। क्वेश्चन में बेसिस आपके पास गिवन है, यानी कि इस हिसाब से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये स्पैन भी है, तो यानी कि ये जो डायमेंशन v है वो आपको n गिवन है। अब डायमेंशन c भी n आ गया, दोनों ही फाइनाइट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बता दें कि आइदर c इज अ सबसेट ऑफ v और v इज अ सबसेट ऑफ c, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं तब कि v इक्वल टू c हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि इनमें से कोई एक वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करते हैं हम कि कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया, सपोज x1 0 एंड सो ऑन, ये हमने ले लिया एक एलिमेंट बिलोंग्स टू c। डेफिनेटली ये c को बिलोंग कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसका पहला एलिमेंट है वो x1 e1 ही है, यानी कि x1 1 0 0 एंड सो ऑन, जिसको आप लिख सकते हैं x1 0 0। ठीक है, तो यही एलिमेंट हमने c में से लिया है, तो आपके पास यहाँ पे ये एलिमेंट कुछ इस तरह से लिखा गया। अब यानी कि हमारे पास यही एलिमेंट ऐसे ही है 1 0, हम यहाँ पे x1 बाहर ले लिए हैं, तो ये आपके पास ये c आ गया। अब देखो इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, अगर यही एलिमेंट आपको v में दिख जाए तो आप बता सकते हो कि ये जो c है वो सबसेट ऑफ v है। बेसिस ऑफ v क्या है, याद रखो, बेसिस ऑफ v आपके पास e1 e2 टिल en है, तो इसका मतलब हमारे पास ये e1 है क्या, बेसिकली 1 0 यहां तक ये हमारे पास एलिमेंट है, इज द एलिमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ v, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन v सच दैट फॉर एनी स्केलर मल्टीपल, यानी कि xi belongs to f, we have xi belongs to v। ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अगर हमें यहां पे कोई एक x1 स्केलर मिल गया v में, तो इसका मतलब यहाँ पे f में मिल गया, तो इसका मतलब आपके पास x1 e1 बिलोंग कर जाएगा v को। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास x1 e1 which belongs to c, it implies that there exists an element x1 e1 which belongs to v, so that means clearly c is a subset of v। इसका मतलब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू n which is finite, moreover c is a subset of v implies that c equal to v only। तो इसका मतलब जो बेसिस हमने v का रखा है विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन में है, इसका मतलब c भी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन में है। तो यानी कि ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि अगर वो लीनियर स्पैन में है तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सी भी आएगी यहाँ पे, क्योंकि एक्स आई नॉट इक्वल टू 0 होने पे ही इसकी डायमेंशन n ही रहेगी, सी की डायमेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन देखो, अगर हमने कहा एक्स आई नॉट इक्वल टू 0 है फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि लीनियर स्पैन ऑफ सी इज बी? तो अब नोटिस करो यहाँ पे
फोर्थ ऑप्शन में एक्स आई नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्पैन में आएगा। स्पैन में इसलिए ही आएगा क्योंकि डायमेंशन v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू n, जो कि फाइनाइट है, वो हम प्रूव कर चुके हैं। और हमने ये भी प्रूव कर दिया दैट c इज अ सबसेट ऑफ v। तो इसका मतलब ये बोथ वेज इम्प्लाइज केस है कि अगर एक्स आई इज नॉट इक्वल टू 0 है तो यानी कि वो स्पैन में है, यानी कि c स्पैन्स इक्वल टू v। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया A, B, C, D।